हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे यूनिट 4, जिसमें हम नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि 2019 के मिड टाइम से लेकर दिसंबर से लेकर सीएए और एनआरसी का मुद्दा चला आ रहा है। ठीक है। तो पहले आप ये समझो कि नागरिकता है क्या, भारत में क्या हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमको भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है, या ऐसा हम क्या काम करेंगे जिससे हमारी भारत की सिटीजनशिप या नागरिकता छिन जाएगी। ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें आज हम देखते हैं यहाँ पर, जो कि आपके पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट बन जाता है, क्योंकि इस पर पिछले 1 साल से बहस भी चलती आ रही है, तो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम क्या देखेंगे, नागरिकता, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिटीजनशिप। और आप इसमें देखोगे कि ये मैंने आपको बोला है कि टोटल कितने चैप्टर होते हैं, 22 चैप्टर होते हैं। 22 चैप्टर में से दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, राज्य और संघ का विवरण। ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, नागरिकता के बारे में पढ़ना होगा। और नागरिकता जो है ये आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक होता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें भी याद रखनी है, जैसे कि देखते चलते हैं। ठीक है। नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इकहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि आपको या तो भारत की सिटीजनशिप मिलेगी या कहीं और की सिटीजनशिप। ठीक है। अगर आप भारत में हैं तो भारत में आपको सिर्फ भारत की ही नागरिकता मिलेगी। इसका मतलब होता है इकहरी या एकल नागरिकता। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नागरिकता को हमने कहाँ से लिया है। तो नागरिकता हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। ठीक है। ब्रिटेन से ही नागरिकता, सिटीजनशिप शब्द आया है। नागरिकता की पहचान उसके अधिकारों से नहीं बल्कि उसके कर्तव्य से की जाती है, क्योंकि अधिकार तो देशी और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं, लेकिन कर्तव्य तो सिर्फ नागरिक के होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या पता चला कि जो पहचान होती है नागरिक की वो किससे होती है, कर्तव्य से होती है, ना कि उसके राइट से होती है। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, नागरिकता प्राप्ति के कौन कौन से तरीके हैं। तो आप क्या देखोगे, नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हैं। कौन सा, या तो वो भारत में जन्म लिया हो, या तो उसका वंश भारत में हो। ठीक है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, देशीयकरण, या किसी क्षेत्र के भारत में विलय से। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि नागरिकता हम 5 तरीके से भारत की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में भारत में विलय का मतलब ये होता है कि जैसे कि पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश किसी का बंटवारा होता है, तो वहाँ के कुछ लोग इधर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो या फिर कोई ऐसा छोटा सा स्टेट जो भारत में आकर मिल गया हो, ऐसी चीज़ें, जब कोई भी बाहर से चीज़ें वो आकर हमारे देश में मिल जाती हैं तो उससे भी हमें नागरिकता मिल जाती है। ठीक है। अब नागरिकता समाप्त कब होगी, जब कोई महिला द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है। जैसे जो सानिया मिर्जा हैं, ठीक है, जब उन्होंने शादी की थी तो अब उन्होंने पाकिस्तानी से शादी की है, तो हुआ क्या, उनको भारत की नागरिकता मिली। ठीक है। अब वहाँ पर उनके पास क्या है, डुअल सिटीजनशिप वाला है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, राजनीतिक में कोई भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती हैं। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। स्वैच्छिक त्याग, अगर कोई अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार त्याग करके चला जाता है कहीं और रहने, ठीक है, कि मैं भारत में नहीं, मैं यहाँ का नागरिकता नहीं लेना चाहता हूँ, तो भी। प्रवसन, राजद्रोह का एक्ट लग जाना। ठीक है। या फिर लगातार 7 वर्ष तक बिना सूचना किए आप देश से बाहर रह रहे हो। ठीक है। 7 साल हो गए और आप भारत से बाहर हो, तो भी आपकी नागरिकता छिन जाएगी। आर्टिकल 11 के अनुसार नागरिकता के संबंध में नियम संसद तय करेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पर, 1955 में नागरिकता अधिकार अधिनियम बना और 1986 तथा 92 में इसे क्या किया गया, संशोधित किया गया। ठीक है। और 2003 में दोहरी नागरिकता अधिनियम बनी। पहले हमारे संविधान में क्या था कि इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता थी, उसके बाद हमारे संविधान में 2003 में जाकर दोहरी नागरिकता अधिनियम बन गया, संशोधन के बाद। ठीक है। अब जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, सिटीजन ऑफ इंडिया एक्ट 1955। ठीक है। ये जो 1955 का एक्ट है, ये क्या करता है, डील करता है किसके साथ, प्रोविजन ऑफ एक्वायरिंग एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आपको सिटीजनशिप जो नागरिकता मिल रही है या आपको मिल रही है, आप खो रहे हो, तो इन सब चीज़ों से डील करता है कौन, 1955 एक्ट, जो कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 कहलाती है। ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करते हैं तो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, CAA जिसे बोलते हैं, ठीक है। CAA का भी बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो CAA याद रखना है आपको। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब बना? 2019 में बना होगा CAA के बारे में, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये कब बना था? 2019 में। और दिसंबर में ही इसको जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, अपना इस पर स्टैंप लगाया कि हाँ ये होना चाहिए, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म याद रखना है आपको, परसिक्यूशन के बारे में, ठीक है। परसिक्यूशन और इमाइग्रेंट। तो परसिक्यूशंस क्या होता है? जैसे कि किसी पर आप अत्याचार कर रहे हो, उत्पीड़न कर रहे हो किसी को, तो उसकी वजह से उसे वो देश छोड़कर जाना पड़े, तो वो परसिक्यूशंस कहलाता है, ठीक है। और इमाइग्रेंट क्या होता है कि कोई भी आदमी, ठीक है, वो आया हो परमानेंटली कहीं बाहर, ठीक है। इमाइग्रेंट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि परमानेंट कहाँ चला जा रहा हो, वो किसी फॉरेन कंट्री में रहने के लिए चला जाए, बाहर चला जाए अपने देश को छोड़कर, तो वो इमाइग्रेंट कहलाता है। ये कहीं से बाहर से अपने देश आ जाए तो वो क्या कहलाता है? इमाइग्रेंट कहलाता है। जैसे मान लो आप यहाँ से बिना बताए आपने यहाँ पर छोड़ दिया और कुछ टाइम के लिए आप चले गए दूसरे कंट्री, तो आपको क्या बोला जाएगा? इमाइग्रेंट बोला जाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी और कंट्री के हैं और इंडिया आ जाएंगे तो आप यहाँ इंडिया के लिए क्या बोले जाएंगे? इमाइग्रेंट बोले जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं माइग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अब समझो इसको, यहाँ पर देखो माइग्रेशन का मतलब होता ये है कि माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाना। तो सबसे पहले 12 से 20वीं सेंचुरी में पारसी लोग, ठीक है, मूव किए थे, और वो मूव करके कहाँ पर आए थे? इंडिया मूव करके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1947 और 1971, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि जब पार्टीशंस हुआ था हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, जब पार्टीशंस किया गया था तो पाकिस्तान से कुछ लोग अपनी मर्जी से इंडिया में शिफ्ट हो गए, ठीक है। ऐसे ही बांग्लादेश से भी, जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश के भी लोग इंडिया में आ गए, ठीक है। तो ये माइग्रेट कर गए कहाँ से? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1959 में तिब्बत लोग, ठीक है, जो ये तिब्बतियन है, ये भी आ गए इंडियन। फिर अफ़गानिस्तान वाले भी, जब सोवियत अफ़गान वार हुआ तो ये भी आ गए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो जब श्रीलंकन सिविल वार हुआ तो यहाँ से भी लोग यहाँ आ गए। और उसके बाद जो ये थे 2015 से, ठीक है, आज तक रोहिंग्याज, जो कि कहाँ है रोहिंग्याज? ये म्यांमार के मुस्लिम होते हैं, ठीक है, रोहिंग्याज। तो इनके साथ भी अभी वहाँ पर प्रॉब्लम होती रहती है, तो ये यहाँ इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब अदर कंट्री से लोग किसी भी रीजन से वो कहीं और चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर आए कई सारे लोग, तो ये क्या कहलाते हैं? माइग्रेशन या माइग्रेट कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर NPR क्या होता है, ठीक है, किसके बारे में हमें देखना है यहाँ पर? NPR के बारे में। उसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। कब ये आया? 2010 में क्रिएट किया गया है। क्या ये एक तरीके का रजिस्टर होता है जिस पे सबका नाम नोट किया जाता है, ठीक है, याद रखना है इसे। जैसे आपने कोई रजिस्टर बनाया, उसमें आपका नोट कर दिया गया, बस एक तरीके का डेटाबेस होता है जो कि तैयार करके रखा जाता है कि हमारे इंडिया में कितने लोग हैं। और 2015 में इसको क्या किया गया? आधार से लिंक कर दिया गया, किसको? NPR को, ठीक है। अब उसके बाद आपको NPR समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट। जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। हमारे देश के जितने भी निवासी होते हैं उनको रजिस्टर किया जाता है। सामान्य निवासी का मतलब क्या कहा गया यहाँ पर? यूजुअल रेजिडेंट बोला गया। इसका मतलब ये होता है कि जो पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहता हो, या वह व्यक्ति जो अगले 6 महीने या उससे अधिक समय से उस क्षेत्र में निवास करने का इरादा रखता हो। जैसे आपने कहीं के पर कोई प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली और रजिस्टर हो गया कि हम यहाँ पर अगले कुछ सालों के लिए रहेंगे, कुछ महीने के लिए रहेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ ऐसा अगर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? सामान्य निवासी कहलाता है, यूजुअल रेजिडेंस कहलाता है, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधान के तहत एक स्थानीय क्षेत्र, चाहे वो गांव हो या उपनगर हो, उप जिला हो, राज्य हो या राज्य स्तर पर परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? एक तरीके का रजिस्टर है जिसमें सबका डेटा रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हमें क्या देखना है? नेक्स्ट NRC के बारे में हमें देखना है। व्हाट इज NRC, ठीक है। तो NRC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, NRC, ठीक है। और याद रखना है इसके बारे में कि नागरिकता अधिनियम की धारा 14A, ठीक है,
सरकार को भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से पहचान जारी करने और भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने का अधिकार देती है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है कि जो नागरिकता रजिस्टर NPR डेटाबेस होता है, डेटाबेस से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है NRC के बारे में। NRC ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम के अवैध प्रवासियों की पहचान की। अपनी जातीय विशिष्टता को बनाए रखने के लिए एक राज्य विशेष अभ्यास रहा है ये। ठीक है, और वैसे तो ये अब पूरे भारत में देखा जा रहा है, अदरवाइज ये जो मेन इसका प्रॉब्लम था वो इस असम स्टेट के लिए था कि इसमें कुछ लोग क्या हुए कि जो ये कहा गया कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं इतने टाइम से, उनको टाइम पीरियड दिया गया तो उनको वहाँ का नेशनलिटी मिल जाएगा। तो इसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे आसाम के, उनको प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो अवैध प्रवासियों की पहचान की वजह से तो ये हुआ क्या, NRC फिर वहाँ पर हो जाता है। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि CAA क्या है, नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के बाद इसके खिलाफ देशव्यापी अशांति पैदा हो गई। ठीक है, अब समझ लेते हैं इनके बारे में, कुछ चीज़ें हम समझते हैं डिटेल में। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपके डिफरेंस बताएं किसके बारे में, कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा CAA और NRC के बारे में हम डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे कि जो CAA है ये क्या करता है, सिटीजनशिप को ग्रांट करता है। ठीक है, कि कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन जो 31 दिसंबर, ठीक है, 2014 से या उससे पहले या से इंडिया में आया हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, CAA, यानी कि वो भारत में रह सकता है, उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिलती है। NRC क्या करता है, ठीक है, जो ये प्रूफ कर दे कि वे कब आए भारत में, 24 मार्च 1971, दोनों का याद रखना है। CAA क्या बोलता है कि ग्रांट सिटीजनशिप टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर दिसंबर 2014। ठीक है, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले से आए हुए हैं उन्हें ही सिटीजनशिप मिलेगी भारत की। ठीक है, और NRC क्या कहता है कि NRC ये कहता है कि जो 24 मार्च 1971 से भारत में रह रहे हैं उनके पास ऐसा कोई प्रूफ होगा, ठीक है, तो उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। अब CAA जो है, CAA ये क्या करता है, ये इलीगल माइग्रेंट के लिए क्राइटेरिया बनाता है। ठीक है, और जो NRC होता है ये क्या करता है, ऑपरेशन करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन इलीगल माइग्रेंट हैं। ठीक है, तो समझ आ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके इनके बारे में याद रखना है। अब अगर आप देखते हो यहाँ पर किसके बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 के बारे में बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला आपको, ये क्या करता है, जो इलीगल हैं, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट जो हैं उनके डिफाइन करता है कि क्या है वो। तो अभी ये इलीगल माइग्रेंट हैं क्या, इनके बारे में जान लो। ठीक है, ऐसे लोग जो कभी कभी क्या होता है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, या फिर कोई अदर अथॉरिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, फिर भी वो रह रहे होते हैं उस देश में, तो वो क्या कहलाते हैं, इलीगल माइग्रेंट कहलाते हैं। ठीक है, या फिर आप ये समझो किसी के पास वैलिड पासपोर्ट है, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट है और ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, और एनी अदर इन द बिहाफ बट रिमेन 30 देयर इन बियॉन्ड द परमिटेड पीरियड। ठीक है, इसका मतलब समझो कि वो क्या है, एक तो हो गया कि उनके पास ना तो डॉक्यूमेंट है कोई, ना पासपोर्ट है, फिर भी वो रह रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर उनके पास ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन इस टाइम का बाउंडेशन है, वो जो डॉक्यूमेंट है उनके पास वो इतने साल के लिए वैलिड है, बट उसके बाद भी वो रह रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी इलीगल माइग्रेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बनाया गया क्या, CAA, जो कि 31 दिसंबर, ठीक है, 2014 से पहले वालों के लिए। और उन्होंने क्या कर दिया ये भी याद रखना है आपको, ये बोला कि जो 6 कम्युनिटीज़, अब ये 6 कम्युनिटी क्या हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ठीक है, ये 6 कम्युनिटी की बात करी, और ये 6 कम्युनिटी कहाँ के, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, इन तीनों जगह से आए हुए हैं इंडिया में। कब, 31 दिसंबर 2014 से या उसके पहले से यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, उन्हें ही भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ के रखनी हैं।
नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट इस एक्ट के बारे में भी देख लीजिए कि जो CAA है, ठीक है, एक तो आपने देख लिया इसका कि आपने क्या देखा, पहला पॉइंट आपने ये देखा कि चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट, और दूसरा हमें क्या देखना है यहाँ पर, चेंज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता लेना है तो उस प्रोसेस में क्या चेंज होता है, क्या चेंज हुआ है CAA के अकॉर्डिंग। ये देखिए, यही 6 कम्युनिटीज़, ठीक है, 3 कंट्री के लोग अगर इंडिया में 11 साल की जगह ये 5 साल भी रह चुके होंगे तो उनके पास यहाँ की सिटीजनशिप होगी, ठीक है। यानी कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो कहाँ से हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं, ठीक है, और इंडिया में रह रहे हैं, उनको रहते हुए 5 साल हो गया है, तब वो उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। पहले क्या था, 11 था, अब क्या हो गया, 5 हो गया। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। CAA क्या है, NRC क्या है, कैसे हमको नागरिकता मिलती है, कैसे हम लॉस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किसके बारे में। अब हम CAA और NRC इन सब पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमें नागरिकता के बारे में पता होना चाहिए। और है क्या ये CAA, NRC क्या है, NPR क्या है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। और एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पॉइंट से जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो यूनिट 5 है उसमें हम देखेंगे किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।